What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम खत्म करा एंड सप्लाई का ऑलरेडी एक पार्ट आपके पास आ चुका है। मैंने प्लेलिस्ट में सब प्रॉपर्ली अरेंज करा है, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। चैप्टर 1 से लेके अब हम चैप्टर नंबर 9 पे आ चुके हैं, तो सप्लाई तक सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। अब सप्लाई के पार्ट 2 की बारी आ गई है। देखते हैं क्या इस पार्ट में सप्लाई खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको एक ही वीडियो दे पाऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 9 बजे आ रहा होगा वीडियो या 7 बजे आ रहा होगा, आई डोंट नो, बट एक ही वीडियो आएगा, ठीक है। तो सप्लाई को आज या तो खत्म हो जाएगा या फिर एक पार्ट और लगेगा मुझे, जो कि कल मैं करा दूंगा आप लोग को। तो सप्लाई अगर आज खत्म हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज कल सप्लाई खत्म और सेकंड पार्ट में मार्केट भी हम शुरू करेंगे। तो 2 दिन बचे हैं हमारी सीरीज में पूरे के पूरे, वेडनेसडे और थर्सडे इवनिंग तक पूरा माइक्रो आपका समाप्त। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमें सप्लाई में फर्दर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेट्स बिगिन। अब बच्चों, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन में इंडिविजुअल, मार्केट, दोनों ही सप्लाई फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सप्लाई शेड्यूल या स्केड्यूल, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो आप समझ लेना। सर तो ये शेड्यूल क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो बच्चों, जब भी मैं बात करूंगा कि प्राइस का रिलेशन सप्लाई के साथ दिया हुआ है, जब भी प्राइस का रिलेशन सप्लाई के साथ दिया हुआ है और एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया है? टेबल के फॉर्म में, कि एक टेबल बना के दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल दिया हुआ है, देखो कि प्राइस 1 2 3 4 5 6, प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ाएगा, 0 5 10 15 20 25। वही जैसे डिमांड शेड्यूल होता था, वैसे ही जब टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को एक्सप्रेस करा जाएगा उसको सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। अब जब हम सप्लाई एक गुड की बात करेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बन जाता है। जब मल्टीपल यूनिट्स की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ ए, सप्लाई ऑफ बी, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। तो जब भी मैं बात करूंगा कि इंडिविजुअल गुड की सप्लाई हो रही है तो इंडिविजुअल, मल्टीपल गुड्स की सप्लाई हो रही है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को एक्सप्रेस करना है। देखो क्या लिखा है। सबसे पहले सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट यानी टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग सप्लाइड। अलग अलग क्वांटिटी जो सप्लाई करी जा रही है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। अब कितने तरीके का सप्लाई शेड्यूल होगा? 2 तरीके का। कौन कौन से 2 तरीके का होगा बेटा जी? तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा बेटा? एक कमोडिटी की सप्लाई होगी। देखो, इट रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट, टैबुलर का मतलब टेबल होगा, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। अ कमोडिटी मतलब सिंगल कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास? देन वी हैव मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट में क्या होता है? ऑल द प्रोड्यूसर्स, एक प्रोड्यूसर नहीं, मल्टीपल प्रोड्यूसर्स, जैसे ए ने करा, ये बी ने सप्लाई करा, तो जितने मल्टीपल प्रोड्यूसर्स की सप्लाई है जोड़ दो, मार्केट सप्लाई बन जाएगा। क्या लिखा है? इट रेफर्स टू अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो प्राइस जब इतना है तो ए ने बोला मैं इतना इतना सप्लाई कर दूंगा, बी ने बोला मैं इतना इतना सप्लाई कर दूंगा, जोड़ दिया तो मार्केट सप्लाई बन गया, ठीक है जी, परफेक्ट। चलो सर, अब हमारे पास एक छोटा सा टर्म आता है कि सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। तो बच्चों देखो, जब भी हम प्राइस की रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि प्राइस की वजह से इतना सप्लाई, तो वहां पे मैं क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज करता हूं। और जब भी मैं सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा होता हूं, सिर्फ प्राइस ऑफ माय गुड नहीं, प्राइस ऑफ अदर गुड भी ले लिया, टेक्नोलॉजी भी ले लिया, गवर्नमेंट पॉलिसी भी ले लिया, सारी की सारी चीजें, है ना, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी ले लिया, हर चीज ले ली। अदर फैक्टर्स की रिस्पेक्ट में जब सप्लाई से कंपेयर करते हैं तो सप्लाई बोलेंगे। डिमांड में ऐसे ही डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड बोलते थे। जब प्राइस के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स के साथ कर रहा हूं तो डिमांड। सेम यहां पे है, जब अदर फैक्टर्स के साथ कर रहा हूं तो सप्लाई, जब प्राइस के साथ कर रहा हूं तो फिर
बेसिकली क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट आर प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। अलग अलग क्वांटिटीज जो दी हुई है उसको हम सप्लाई बोल देंगे। और क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई। अब ये स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है ये सिर्फ एक प्राइस के अगेंस्ट होती है, तो जब भी प्राइस के साथ कंपैरिजन हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड, अदर फैक्टर्स के साथ हो रहा है सप्लाई, ठीक है। नाउ वी हैव सप्लाई कर्व। सर सप्लाई कर्व क्या होगा? जो बच्चों पीछे टेबल आया, जो पीछे टैबुलर स्टेटमेंट आया, जो शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल से जब हम कर्व बना देते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। ग्राफ बनाना है। सप्लाई कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जब भी शेड्यूल से ग्राफ बनाएंगे, टेबल से ग्राफ बनाएंगे, उसको सप्लाई कर्व बोल देंगे। क्या क्या दिया हुआ है? जैसे दो प्रकार के टेबल हैं वैसे ही दो प्रकार के कर्व्स हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। जब आप इंडिविजुअल टेबल को प्लॉट कर देते हो बच्चों, जैसे पीछे हमने क्या लिया था, पीछे हमने लिया था बेटा जी टेबल की प्राइस है 1 2 3 4 5 लेट सपोज, और क्वांटिटी सप्लाइड है 5 10 15 20 25। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, ऐसा है ना, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो फिर इस सिनेरियो में देखो कर्व कैसा बनता है। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, हमेशा पूरी इकोनॉमिक्स में तुम्हें ये हेल्प करेगा, जब भी दोनों ही फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जैसे देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है, आपको पता है ये चीज। और जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है ना बच्चों, तो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ होता है। तो जब भी यू सी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी यू सी एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, कर्व हमेशा नीचे की तरफ आएगा, जैसा डिमांड में होता था। तो देखो इसमें क्या था, प्राइस ले लिया 1 2 3 4 5, ये प्राइस हो गया। क्वांटिटी सप्लाइड ले लिया इधर 5 10 15 20 25। तो जब एक प्राइस है तो सप्लाई 5 यूनिट्स की है, जब 2 हुआ तो 10 की हो गई, 3 हुआ तो 15, 4 हुआ तो 20, 5 हुआ तो 25। तो देखो कर्व ऐसा ऊपर जाता हुआ बनता है। तो सप्लाई कर्व हमेशा, अगर आपसे कोई पूछे तो सप्लाई कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जाता हुआ। रीजन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके चलो जरा देखते हैं, देखो जरा क्या दिया हुआ है। इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, यानी कि मार्केट को आपने प्लॉट कर दिया, पहले सप्लाई ऑफ ए या सप्लाई बाय ए, सप्लाई बाय बी, फिर मार्केट को कर दिया। सिंपल है, ठीक है। बस फिर से एक छोटा सा फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, वो फैक्टर ये है कि इंडिविजुअल वाला कर्व थोड़ा स्टीप होता है। स्टीप का मतलब ऊपर की तरफ इस तरीके से, मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा फ्लैट होगा। तो मार्केट सप्लाई कर्व हमेशा फ्लैट होता है। उसका कारण है कि उसके बीच का जो चेंज है ना, जो प्रोपोर्शनेट चेंज है सप्लाई में, वो मार्केट में हमेशा ज्यादा होता है। कैसे सर, देखो इंडिविजुअल सप्लाई में चेंज कितना कितना हो रहा है, देखो यहाँ 5 का चेंज है, 5 5 5 5 का चेंज है, यहाँ देखो 10 10 का चेंज है, लेकिन इसमें देखो 15 15 का चेंज है। तो जो डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स फ्लैट होगा ना कर्व, है ना। तो अगर एग्जाम में पूछ लें कि इंडिविजुअल सप्लाई या मार्केट सप्लाई कौन सा कर्व ज्यादा फ्लैट होगा, तो आप बोलोगे मार्केट सप्लाई कर्व ज्यादा फ्लैट होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज जो है बिटवीन 2 यूनिट्स वो उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। चलो सर, मार्केट सप्लाई कर्व ऐसे बन गया। फिर लिखा हुआ है देखो, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर, इट्स फ्लैटर देन ऑल द सप्लाई कर्व्स, इट हैपेंस बिकॉज विद चेंज इन प्राइस प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई इज मोर। ठीक हो गया बच्चों। अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई। सर ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ सप्लाई? तो बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई सीधा सीधा बोलता है डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बहुत सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है, इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट।
सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में रिलेशनशिप दिखाना है, अदर फैक्टर्स को छेड़ना भी नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन, एक टेबल ले लेंगे, वही 1 2 3 4 5 6, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, 0 10 20 30 कुछ भी ले सकते हो, 5 10 15 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो आप प्लॉट करोगे तो ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व बन जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई में दिखा देना। ठीक है जी, परफेक्ट। एजम्पशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए क्या हमने कुछ चीजें एज्यूम करी हैं? हाँ एज्यूम करी हैं। क्या एज्यूम करा है? नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। डेफिनेशन में पढ़ा ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। सर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है? मतलब कि प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कांस्टेंट है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गोल सेम है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई के असम्पशंस हैं, वही कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये आया बच्चों सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, क्या क्या रीजंस हैं कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है, इसके क्या रीजंस हैं? 3 रीजन है, तीनों में अल्टीमेटली एक ही बात छुपी है, लेकिन रीजन 3 बनाए हैं। नंबर 1 इज प्रॉफिट मोटिव। प्राइस बढ़ने से जो सबसे बड़ा कारण होता है सप्लाई बढ़ाने का, वो प्रॉफिट है। भाई प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है ना। सामान अभी तक 100 रुपए का बिक रहा है, कल से 120 का बिकेगा, तो मेरे 20 रुपए फालतू बनेंगे ना। तो मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा कि परसों फिर 100 हो गया, तो इसीलिए जब भी प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सप्लाई तो बढ़ेगा। तो बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर व्हाइल सप्लाइंग अ कमोडिटी इज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो जब भी प्राइस बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो सप्लाई बढ़ाएंगे। दूसरा, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब है बच्चों, जिस भी चीज का प्राइस बढ़ रहा होता है, जिस भी चीज का, कोई भी चीज हो, जिस भी चीज का बाबू प्राइस बढ़ रहा होता है, उसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है। तो बहुत सारे लोग जो कुछ और काम कर रहे होते हैं, वो भी इस काम में आना चाहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको लगता है यार यहां तो प्राइस बढ़ रहे हैं, यहां तो सप्लाई ज्यादा होगी, यहां तो बेसिकली प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, तो वो काम छोड़ के इस काम में आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली सप्लायर्स बढ़ जाएंगे, सप्लायर्स बढ़ेंगे तो अपने आप सप्लाई बढ़ेगी। तो लिखा है अ राइज इन प्राइस इंड्यूसेस अदर प्रोड्यूसर्स टू एंटर द मार्केट टू प्रोड्यूस द गिवन कमोडिटी। तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं, मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है। तीसरा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है बच्चों, बहुत सारे लोगों ने ना अपने पास सामान स्टोर किया होता है, बचा के रखा होता है। अब भैया अगर बचा के रखा हुआ है, प्राइस बढ़ गया तो उनको दिखा प्रॉफिट बढ़ गया। देखो यहां भी प्रॉफिट था, यहां भी प्रॉफिट था, इसमें भी प्रॉफिट की बात हो रही है कि प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट बढ़ गया तो दिमाग में आया यार मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो बचा हुआ स्टोर करा हुआ सामान है वो भी बाहर निकाला जाता है, बेचा जाता है कि चलो यार बेच लो, अभी तो पैसा बहुत मिल रहा है। तो अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जो स्टोर किया हुआ था वो भी बाहर निकाला। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द सेलर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उससे सप्लाई बढ़ जाती है। तो रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई में प्रॉफिट मोटिव, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, चेंज इन स्टॉक्स। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस का मतलब है बच्चों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। तो लॉ ऑफ सप्लाई किन चीजों पे काम नहीं करता? किन में ऐसा है कि प्राइस बढ़ेगा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगा, प्राइस कम होगा लेकिन सप्लाई कम नहीं होगा? नंबर 1 इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है बच्चों, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कल को प्राइस कम होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फल बेचता हूं, अभी 100 रुपए किलो बिक रहा है आज, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल 80 रुपए किलो बिकेगा, तो आज मैं 95, 96, 94, 90 में भी, यानी कम प्राइस पे भी, 100 से कम पे भी ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कल से तो 80 ही मिलेंगे। तो प्राइस कम करके भी कहीं ना कहीं सप्लाई तो बढ़ रही है ना। तो क्या ये लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट हो गया? लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, यहां तो कम होके भी सप्लाई बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इफ अ सेलर एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइस इन द फ्यूचर, then law of supply may not hold true. In this situation, the seller will be willing to sell more even at a lower price. ठीक है। नंबर 2 है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स में क्या होता है बच्चों, एक बात बताओ मुझे, एग्रीकल्चर तो पानी पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर तो लैंड पे डिपेंडेंट है। आप कितना ही प्राइस बढ़ा लो, अगर मेरे लैंड में प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, मतलब मैं एक सीमा से ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो फिर कितना ही प्राइस बढ़ा लो, सप्लाई कैसे बढ़ाऊंगा भाई मैं? तो एग्रीकल्चरल गुड्स में ये बोला जाता है
कि ये प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये तो कंडीशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लाइमेट है, वाटर है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं बच्चों। तो इसमें क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल गुड्स में प्राइस बढ़ा के सप्लाई तो नहीं बढ़ने वाला। लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। अब बच्चों पेरिशेबल का मतलब जल्दी से खराब होने वाले। तो आप देखो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो फ्रूट सेलर होते हैं, वेजिटेबल सेलर होते हैं, ये अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जल्दी से बेच के जा रहे होते हैं फटाफट रात के टाइम, क्योंकि उन्हें पता है कल इसका कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे रात को वो कम रेट पे भी ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं कि यार माल निपटा दो, क्योंकि अगर बचाया तो ये फ्रूट सरवाइव नहीं करेगा कल तक। उनको पता होता है कि कल इतना भी पैसा नहीं मिलेगा, तो रात को सस्ते में भी सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं, वो फटाफट बेच रहे होते हैं। तो ये भी लॉ ऑफ सप्लाई से बाहर हो गया। रेयर आर्टिकल्स का मतलब बच्चों जो चीजें है ही रेयर, है ही कम, नाम में ही है, तो प्राइस बढ़ने से इनकी सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? कोहिनूर डायमंड एक ही है, मोनालिसा की पेंटिंग लिमिटेड है, कैसे बढ़ाओगे उनकी सप्लाई प्राइस बढ़ने से? तो ये भी नहीं बढ़ सकती, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा बैकवर्ड कंट्रीज। अब बैकवर्ड कंट्रीज आप देखो, बहुत सारी बैकवर्ड कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। वहां तुम प्राइस बढ़ा लो, नहीं बढ़ेगी सप्लाई उनकी। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं रिसोर्सेज। तो बैकवर्ड कंट्रीज भी एक्सेप्शंस होती हैं लॉ ऑफ सप्लाई का। तो लॉ ऑफ सप्लाई में बच्चों ये सारी चीजें काम नहीं करती, ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है इसके अंदर, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट और शिफ्ट को मैं आपको अगली क्लास में कराता हूं, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और हमें और भी चीज़ें करनी है। तो मूवमेंट और शिफ्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज आप यहाँ तक कवर कर लो, लॉ ऑफ सप्लाई तक बच्चों कवर कर लो। अगली क्लास में मैं आप लोगों को मूवमेंट और शिफ्ट भी कवर करता हूँ, और एक छोटा सा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वो भी कवर कर देंगे। तो एक क्लास और लगेगी कल के दिन सप्लाई निपटा के फिर सीधा मार्केट्स पे चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। I am gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing, keep glowing, and keep smiling.